हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। आपको याद होगा पाई को एक वृत्त का परिधि मान लीजिए, यानी कि परिधि जो है सी मान लिया गया है। परिधि होती क्या है? जैसे कोई सर्कल है, सर्कल की इस आउटलाइन होती है, ठीक है। इस आउटलाइन को बोलते हैं परिधि, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, जिसको क्वेश्चन में बोला कि आप इसको सी मान लीजिए। 2πr को क्या मान लीजिए? सी। फिर आगे कहा गया है उसके व्यास को मान लीजिए डी। व्यास क्या होता है? देखो, ये होता है इसका केंद्र। केंद्र दो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो इसके केंद्र से गुजरती हो उसे बोलेंगे व्यास। ये हमारा कौन होगा? व्यास होगा, ठीक है। यानी ए से लेके बी तक की रेखा को बोलेंगे व्यास, जो केंद्र ओ से गुजरती है। यहाँ बोला व्यास को क्या मान लिया गया है? डी मान लिया गया है व्यास को। अर्थात पाई बराबर होगा सी अपॉन में डी। अगर देखा जाए तो मैंने आपको क्या बताया कि इसको क्या मान लिया गया? 2πr। और जो व्यास होता है हमारा व्यास, उसको एक्चुअली में निकलता है 2 गुणा में आर। तो 2 और आर, इनको मैंने अलग कर दिया, पाई अलग कर दिया। 2r को क्या कहते हैं? व्यास। व्यास को क्या बोला गया है? डी। तो जो डी मल्टीप्लाई में है वो किस में आ जाएगा? सी के डिवाइड में आ जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला बनाया पाई बराबर सी अपॉन में डी। आगे बोला है यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि यह अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखो, पाई बराबर सी अपॉन में डी, दरअसल यह वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया कि जो 2πr होता है वो होता हमारा परिधि, यानी कि सी बोल दिया गया है। 2r होता हमारा व्यास, यहाँ पे डी मान लिया गया, मल्टीप्लाई में डी आ गया। तो ये परिधि और व्यास, इन दोनों के बीच में क्या दिखाता है? अनुपात को दिखाया गया है, जहाँ पे सी परिधि और डी व्यास है। जो पाई की वैल्यू हम क्वेश्चन में कई बार लेके सॉल्व करते हैं, या तो 22/7 लेके सॉल्व करते हैं या 3.14 लेके सॉल्व करते हैं। तो जो पाई की वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, पाई की अनुमानित मान होता है, जिसका दशमलव मान अनवसानी अनावर्ती प्रसार का होता है। यानी कि पॉइंट के बाद में इसके जो नंबर होते हैं कंटिन्यूली चलते रहते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते, और सारे नंबर अलग अलग होते हैं। देखो, पाई की वैल्यू हमारी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दी गई है। देखो, पाई की वैल्यू 3.145 अप टू 50 डेसिमल तक इसकी वैल्यू दी गई है। और अगर आप इसके पीछे के जितने भी नंबर देखोगे ना, ये सारे के सारे नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है। और ये डिजिट इतनी ही नहीं है, इसके आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। हमें सिर्फ 50 नंबरों तक ही इसकी वैल्यू दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो पाई है ना, वो एक्चुअल में एक परिमेय संख्या ना होके अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि उसका जो दशमलव प्रसार है वो कंटिन्यूली चलता रहता है और सेम रिपीट नहीं करता, जिसे हम क्या कहते हैं? अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं। क्लियर? पाई के अपरिमेय होने के कारण ये भी क्या, जब ये पाई के बराबर है तो ये भी क्या कहलाएगा? एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। क्लियर? पाई एक अनुमानित मान है। जैसे मैंने आपको बताया, पाई एक एक्चुअल वैल्यू नहीं है। हम क्या करते हैं, या तो 22/7 लेते हैं, या फिर देखो इसकी वैल्यू दे रखी 3.4 हम इसकी सिर्फ 2 डिजिट तक वैल्यू ले लेते हैं, जो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। क्लियर? इस वजह से ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि संख्या रेखा पर 9.3 को, यानी उसके ऊपर अंडर है, को निरूपित कीजिए संख्या रेखा पर √9.3 को। तो देखो, ये मैंने संख्या रेखा बना ली, यहाँ पे नंबर लाइन बना ली है। इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि आप सबसे पहले 0 से लेके 9.3, हम 9.3 करीबन करीबन यहाँ आएगा, ठीक है। ये मेरी लाइन है, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। ये हमारी नंबर लाइन होगी। इस नंबर लाइन को 9.3 तक लेने के बाद 1 सेंटीमीटर उसमें से और आगे इसको बढ़ा देना। इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं ए, और 9.3 का जो पॉइंट हमारा, इसको नाम दे देता हूँ मैं बी। और हमें जस्ट 1 सेंटीमीटर ही इसको आगे बढ़ाना है, जस्ट 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने इसको रखा और 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देना है, इसको नाम दे दिया मैंने सी पॉइंट। क्लियर? अब मैंने जो ए से लेके सी तक की लाइन ली है,
प्रकार की सहायता से इसके दो हिस्से कर देने हैं हमें। तो स्टूडेंट मैंने ले लिया है प्रकार, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपका सी बिंदु है सी पे इसे रखना है और रखकर इस तरीके से आर्क लगा देनी है, और इसी तरीके से एक नीचे आर्क लगा देनी है इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ। इसी तरीके से जो आपका ए बिंदु है यानी कि 0 पॉइंट है, इस पे रखना है एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है। ये जो दो बिंदु आएंगे इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। इन दोनों को लेके मैंने इस तरीके से लाइन को ज्वाइन कर दिया, ठीक। जो मेरी संख्या रेखा आई है जहाँ पर ये टच करते हैं, इसको केंद्र मानते हुए मैं इसमें एक अर्धवृत्त बना देता हूँ, इसे केंद्र मानते हुए, ठीक है। इसके बराबर नाप लिया और ये जस्ट यहाँ पर आएगा, इसको यहाँ पर रखते हुए मैंने एक अर्धवृत्त बना दिया, ठीक है, जो कि बिंदु सी पर आ रहा है। आने के बाद आपका जो बिंदु बी है इस पर आपको क्या बना देना है, 90 डिग्री का कोण बना देना है। या तो आप डी की सहायता से बना दे या प्रकार की सहायता से बनाना चाहे तो प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। तो मैं प्रकार की सहायता से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना देता हूँ। यहाँ मैंने प्रकार लिया, जो हमारा बी बिंदु है इस पे रखते हुए मैंने एक छोटा सा सेमी सर्कल बना लिया, बिल्कुल छोटा सा बना लिया। बनाने के बाद इसको थोड़ा सा ओपन किया, थोड़ा और ओपन कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं ताकि इसको बाहर ही बने। इस पॉइंट पे रखा, एक यहाँ आर्क लगा दी और दूसरी इस बिंदु से आर्क लगा दी, ठीक है। ये हमारे कितने डिग्री का कोण आ गया, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे बी बिंदु के साथ, ये हमारा 90 डिग्री का कोण आ चुका है। जब तक आपकी लाइन पूरी तरीके से सेट ना बैठ जाए इसके साथ, आपको इसे ज्वाइन नहीं करना है। पूरी बैठ गई, अब आपको इसके साथ मिला देना है, ठीक। देखो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं, क्योंकि हमारी मेन लाइन जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगी। इसको हम नाम देते हैं बिंदु डी, ठीक है। बी से लेके डी तक जो हमारी लाइन गई है, अब इसको हमें प्रकार की सहायता से इसको पहले मिला देते हैं हम अपने केंद्र के साथ। ठीक, जो हमारी बी से लेके डी तक की रेखा है इसको हमें प्रकार की सहायता से ऐसे नाप लेना है, बी से लेके डी तक को, और नाप कर संख्या रेखा पर मार्क कर देंगे। अब हम प्रकार को बी से लेके डी तक इस तरीके से ओपन कर लेना है, कर लिया। फिर बिंदु बी पे रखते हुए हमें इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है, ठीक, ड्रॉ कर लिया। अब ये जो लाइन मेरी जिस पॉइंट पर टच करेगी, ये यहाँ पर करीबन करीबन टच कर रही है, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम ई, क्लियर। जो ये रेखा मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ाई थी, ये 1 सेंटीमीटर थी। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेखा थी हमारी, ये 9.3 सेंटीमीटर थी। लेकिन अब जो मेरी रेखा आई है बी से लेके ई तक की, बी से लेके ई तक की, ये मेरी कितनी होगी 9.3, √9.3 सेंटीमीटर होगी, क्लियर। और जो एक्चुअल में ये बी डी और बी ई दोनों आपस में क्या रहेंगी, बराबर, बी डी बराबर बी ई, क्योंकि मैंने बी डी को मार्क करते हुए नीचे इसको संख्या रेखा पर लेकर आया हूँ। दोनों में कितनी होगी 9.3 सेंटीमीटर, क्लियर। और अगर आप इसके स्टेप लिखना चाहते हो कि इसको मैंने किस तरीके से बनाया है, तो जैसे जैसे इसको बना वही इसके कौन हो जाएंगे, स्टेप हो जाएंगे। कि सबसे पहले हमने संख्या रेखा पर 0 से लेकर 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींची, जिसको नाम मैंने दिया ए बी। फिर मैंने 1 सेंटीमीटर रेखा को और आगे बढ़ाया, जिसको नाम दिया मैंने बी सी, 1 सेंटीमीटर। फिर ए और सी को व्यास मानते हुए मैंने एक चाप लगाई, जो कि बिंदु ओ से गुजरती हुई जाती है। ओ को केंद्र मानते हुए मैंने एक अर्धवृत्त बनाया, ठीक है, जिस अर्धवृत्त का नाम क्या है, ए सी है। और बिंदु बी पर मैंने समकोण बनाया। समकोण हमारा इस अर्धवृत्त को जहाँ पर टच करता है
बी से लेकर डी तक की लाइन ये हमारे अंडर रूट 9.3 होगी। इसको नंबर लाइन पे दिखाने के लिए मैंने इसके बराबर चाप को खोला और संख्या रेखा पर इस पर चाप लगा दी, जिसको नाम दिया मैंने बी ई। और जो बी ई होगी वो अंडर रूट 9.3 बी डी के समान ही होगी। इस तरीके से आप स्टेप अपनी मर्ज़ी से बना के भी लिख सकते हो। इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।